चलिए हो जाए। हाँ, देखिए कल जहाँ किया था उसको मैं थोड़ा सा फटाफट पढ़ाया था मैं। ठीक है। छोटे और बड़े व्यापारियों वाला मसला था कि भाई जैसे हमने श्रेणी की बात की थी, हमने कहा था कि भाई जो श्रेणियाँ होती हैं जिसे गिल्ड कहते हैं, इनका जो काम होता था वो ट्रेनिंग देना, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, अपने लोगों को पैसा देना, लोन देना। ठीक है। जैसे आज के ज़माने में जो व्यापार संघ होता है, लेकिन आज के ज़माने का व्यापार संघ उतने मजबूत नहीं रह गए हैं। पहले ज़्यादा मजबूत थे, राजा भी इन्हीं पे डिपेंड होता था कि कोई अगर कानून बनाना हो या कुछ करना हो तो उन पे ही वो करता था। इसमें से दो तीन शब्द बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिसमें एक मणिग्रामम और नानदेशी, ये उस समय के संघ थे, बड़े संघ थे। ठीक है। उसी बात ट्रैवल जो करते थे एक जगह से दूसरी जगह में, तो काफिले के साथ जाते थे, क्योंकि लूटपाट बहुत ज्यादा होती थी, बहुत लूटपाट होती थी। तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए और साथ में रहने के लिए ये इस तरह के जो संघ होते थे वो ऑर्गेनाइज करते थे काफिले की, भाई हाँ एक साथ मिलकर जाएंगे, जिससे कि लूटपाट थोड़ी सी उनसे बचा जा सके। इंडिया का जो व्यापार है, कल भी कहा था मैंने कि चीन और साउथ ईस्ट एशिया से रहा है, ये लाइन आप कभी भी अगर आपको ऐसे वगैरह में क्योंकि देखिए आसियान कंट्रीज है और चीन के ऊपर बहुत ज्यादा हम मतलब आंसर आएंगे, जीएस पे आएंगे, आपके मेंस में आएंगे, GS2 GS3 दोनों में आएगा आपका। तो ये लाइन आप जो डिस्कस करते हैं इसको आप लिखिएगा कि कैसे उस समय पर जब से मतलब आज से 1000 1500 साल पहले भी चाइना और साउथ ईस्ट कंट्रीज से हमारे रिलेशन थे, व्यापार होता था। ठीक है। क्योंकि चाइना का डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रेड जो था वो अफ्रीका से नहीं था, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। तो इंडिया एक स्टॉपेज था, और अफ्रीका का माल इंडिया में आता था और उसके बाद इंडिया से वो चाइना में जाता था। यही कारण चाइना था में कि जाता हाँ, था। ये कारण था कि इंडिया काफी ज्यादा रिच हुआ है, इस मामले में बहुत रिच हो रहा है। ठीक है। अरब ट्रेडर्स थे, अरब वाले करते थे, बहुत ज्यादा व्यापार करते थे। साथ में आपका जो रोमन थे, रोमन भी करते थे। और इन सबसे सवाल बनते हैं, अलग अलग लोगों जो जो अलग अलग वक्त पे लोग आए, उन्होंने किताबें जो लिखी, ठीक है, उसको मेंशन किया है, वो सब आपका कोर्स है, सब बहुत ज्यादा कॉमन सवाल ही है। ठीक है। आज के जमाने की बात करते हैं तो मारवाड़ी और चटियार, ये दोनों समुदाय जो है व्यापार के बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और दूसरा आपका जो सिंधी लोग हैं, बहुत ज्यादा अच्छा व्यापार करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है, पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई, ईसाई सब बस गए थे। मैंने जैसे कहा था कि दूसरी सदी में ही जो क्रिश्चियनिटी हिंदुस्तान आ चुका था। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज अपने साथ लेकर आए थे, ऑलरेडी आ चुका था। और इस्लाम का भी आगमन तुरंत ही हो गया था, जैसे ही इस्लाम बना वैसे तुरंत हो गया था। दूसरी मस्जिद मक्का के बाद जो हिंदुस्तान में बनी वो केरल में बनी थी। तो उससे इंडिया का आप समझिए कितना ज़्यादा रुतबा हर मामले में है, व्यापार के मामले में भी था, इस तरह की जो जो रिलीजियस एक्टिविटीज थी इसमें भी था बहुत। तो आप समझिए कितना ज्यादा इंडिया का रहा था, इसलिए सोने चिड़िया कहा गया है। किस तरह वो अलग बात है कि जब आप पढ़ेंगे, जब आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री, किस तरह से अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसके कारण से पूरा व्यापार खत्म हो गया, और आज तक हम इस चीज से उठ नहीं पाए हैं, आज तक नहीं उठ पाए हैं। आज भी हमारी पॉलिसीज बनती हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब ये सवाल कहाँ से पूछा जाएगा आपसे, जब आपको सवाल पूछा जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA पे बात करेंगे, जब हम मेंस में GS3 में बात करते हैं, FTA। ठीक है। तो वहाँ पे सब चीजें आएंगी कि एक जमाना था जब हमें बहुत फायदा मिलता था, अब आज जमाना जो है कि हमें व्यापार में दिक्कत है, क्योंकि हमने डेवलप ही नहीं किया कुछ, हम लोगों ने अपना मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुकी है, सिर्फ सर्विस सेक्टर पर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं। यही कारण है कि जो जॉब्स है ना, बहुत लिमिटेड लोगों के पास है, स्किल्ड मैन पावर से 2% का मैन पावर हमारे पास है। और वही लोग जो MNC वगैरह काम करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं, क्योंकि 3 तरह की स्टेज होती है, एग्रीकल्चर, देन मैन्युफैक्चरिंग, देन आपका सर्विस सेक्टर। हमने क्या किया, एग्रीकल्चर से सीधे हम सर्विस सेक्टर पे आ गए, हमने बीच का मैन्युफैक्चरिंग गायब कर दिया, जो सबसे बड़ी गलती हमारी रही है। इसीलिए हमारे पास बहुत ज्यादा मतलब बेरोजगारी है इसके अंदर, क्योंकि सर्विस सेक्टर खासकर IT सेक्टर, हमें GDP में आंकड़े दिखाई तो देंगे कि हाँ भाई ग्रोथ कर रहे हैं, बट वो ग्रोथ सब तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड लोग ही इस पे काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है। जो मैक्सिमम लोग जो हैं उनको तो वो इस ग्रोथ से ही दूर है। यही कारण है कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप है बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। काली मिर्च के बारे में तो पता ही होगा भाई, काली मिर्च वगैरह सबके जो वास्को डिगामा जो था, जब हिंदुस्तान आया था तो काली मिर्च का व्यापार कर मतलब ले गया था। और अपने साथ वो जो वापस गया
पहली बार वापस आके वो काली मिर्च का जो जहाज लेकर वापस जाता है, तो जितना उसका इन्वेस्टमेंट था उसका 60 टाइम्स उसको प्रॉफिट हुआ था, 60 टाइम्स। ठीक है, मतलब 100 रुपए का समझो कि कितना, 600 रुपए कमा लिया था उसने। और यही बड़ा रीजन रहा कि उसको देखा था कि बाद में सभी इधर आना शुरू हुए। चलिए काबुल अगर है तो पढ़ते थे बराबर। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना रहा। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए हैं, यानी कि सिल्क रूट जिसे हम कहते हैं, वो रूट जो चाइना, उसके बाद अफगानिस्तान, इंडिया का ऊपरी साइड, और जाके सेंट्रल एशिया और जाके यूरोप में मिलता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्क रूट। और सिल्क रूट के ऊपर आज भी सवाल बनता है, जब चाइना ने अपनी नई पॉलिसीज बनाई, वन रोड वन बेल्ट योजना बनाई, तो उसने सिल्क रूट को ही वो रास्ता अपनाया। इसमें वो क्या करता है कि जो पुराना रेशम मार्ग था, जो जो कंट्री उससे कनेक्टेड थी, उसी को आज के हिसाब से उसने कनेक्ट करने की कोशिश की। उसने बोला तो ये कि हम व्यापार के रूप में से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि एक तरह से वो इंक्लूजन फैलाने की कोशिश कर रहा है। किसी गरीब कंट्री को उसकी क्षमता से ज्यादा वो लोन दे देता है। जब वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो उनके जो संसाधन है वो ले लेता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, केनिया में हुआ, और पाकिस्तान में भी होने आ रहा है। तो पहले उसने पाकिस्तान को सी पैक बोला कि हम बनाएंगे, और जब पाकिस्तान ने अपना सब कुछ देकर सी पैक बनवा दिया, और उसके बाद वो जो इंटरेस्ट है वापस नहीं कर पा रहा है, और अब चाइना बोल रहा है कि अब हमें ग्वादर दे दो भैया। तो इस तरह की चीजें, सवाल आपसे पूछेगा कि भाई क्या चाइना के साथ इंडिया को जुड़ जाना चाहिए, तो वहां पर कई बातें हैं कि कुछ फायदे भी कुछ नुकसान भी है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने चाइना से दूर हटने की क्या, इस योजना से दूर ही इंडिया रही है अभी तक के लिए। क्या उसको और बात बढ़ेंगे बाद में। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। जैसे मैं कल ही बताया था आपको, घोड़े हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो कमी रही है, हम लोगों ने घोड़ों की नस्ल बेहतर करने में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और जितने घोड़े आते थे वो अरब से आते थे। यहाँ तक कि जो वॉरफेयर हुआ, वॉर्स हुए, उसमें भी जैसे तुर्क आए जब हिंदुस्तान में, तो वो ज्यादा बेटर घोड़सवार थे, और घोड़े पे वो तीरंदाजी बहुत अच्छी करते थे। इससे उनको मोबिलिटी बहुत ज्यादा मिल गई, बहुत ज्यादा मोबाइल रहे, बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। इंडिया वाले अभी भी हाथी पे ज्यादा करते थे, ज्यादा भारी भरकम उनका सिस्टम रहता था। इस कारण से उनकी जो मोबिलिटी थी उतनी ज्यादा नहीं थी। ठीक है? यही कारण था कि तुर्क जो है वो हमेशा भारी पड़े हिंदुस्तान के ऊपर, और इंडिया ने बहुत बड़ा ये लॉस किया। घोड़े के ऊपर एक सवाल और आएगा आपको, जब आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में किस चीज के अवशेष नहीं मिले हैं, तो घोड़े के अवशेष नहीं मिले थे। ठीक है। 17वीं शताब्दी में हीरो का एक सौदागर जो बैप्टिस्ट ट्रेवनियर, ये याद रखिएगा, ठीक है, ने अनुमान लगाया था कि काबुल के घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपए का होता था, जो उन दिनों में एक भारी भरकम समझी जाती थी। काबुल में से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊँटों में लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप और अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाते थे। गुलाम का ट्रेड तो बहुत था, इसलिए समझो मॉडर्न एरा से 100 साल तक पहले तक तो ही व्यापार ये होता था। जितने भी इंडियंस गए बाद में बाहर गए, जैसा वेस्ट इंडीज जानते हो, या और कैरेबियन कंट्रीज है, फीजी हो गया, यहाँ सब इंडिया के लोग व्यापारी गुलाम डायरेक्टली नहीं थे, लेकिन एज अ लेबर के रूप में जरूर कहते। नगरों में शिल्प, अब थोड़ा सा पाठन कल्चर की बात करते हैं। पीतल के शिल्प का तांबे और चांदी की में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध है कि शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। अब ये जो वर्ड है ना, ये आप जैसे फोटो देख रहे हैं, इस टाइप ऑफ शिल्पकार को, शिल्प को हम लोग बिदरी स्टाइल ऑफ वो बोलते हैं। थोड़ा सा इसका माइक खराब हो रहा है यार। ये वर्ड याद रखिएगा, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको प्री में ध्यान देने पड़ेंगे, और आपको मेंस में भी आप उसको लिखो, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर हमारा मेंस का टॉपिक भी है। तो बीदर वाला आप चीजें याद रखिएगा। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, इसके सुनार, केसरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण के लिए भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इस तरह इस इस तरह से सलियार या कोकेलॉर जैसे बुनकर भी समृद्धिशाली समुदाय बन गए। यानी कि जो जो लोग क्राफ्ट से जुड़े रहे, वो धीरे धीरे करके डेवलप कर गए। इसमें आपका विश्वकर्मा समुदाय भी आता है, और आपका सालियार और कोकेलार ये सब आते हैं।
और वे मंदिरों को भारी दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कि कपास को साफ करना, काटना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गया। इसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। और इंडिया, आपको पता ही है जिस तरह से टेक्सटाइल में इंडिया बहुत बहुत अच्छा था। एक वक्त ऐसा था कि इंग्लैंड का कोई ऐसा घर नहीं था जहां पर इंडिया से से बने हुए कपड़े जाके वहां नहीं दिखते थे, रेशम से रेशमी कपड़े। मतलब इतना ज्यादा वो लोग हैबिचुअल हो चुके थे। जैसे आज के जमाने में हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं चाइना का बना हुआ, कोई ऐसा मोबाइल नहीं है तो चाइना से ना बना हो या डायरेक्टली या इनडायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो। वैसा ही स्थिति इंडिया की टेक्सटाइल में थी। लेकिन जैसे ही स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया गया, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया, याद रखिएगा जेम्स वॉट के बारे में पढ़ते हैं ना हम लोग, खोजने की थी उसने, उस इंजन को इम्प्रूव किया था और उसको पावर लूम के साथ, यानी कि टेक्सटाइल में जहाँ पे कपड़े बनते हैं उसके साथ उसने अटैच किया स्टीम इंजन को। वैसे ही पूरा परिवर्तन आ गया। अब ज्यादा से ज्यादा कपड़े जल्दी, कम समय में जल्दी बनना शुरू हो गए। तो और इंडिया में अपने अभी भी हाथ से बन रहे थे। इंग्लैंड ने मशीन इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी। यही कारण था कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी बहुत कम थी, पहली चीज, क्योंकि कम समय में बन रहे थे, मशीन का इस्तेमाल हो रहा था। दूसरा, रॉ मटेरियल वो इंडिया से इंपोर्ट लेते थे, बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट था। साथ में इंडिया को एज अ मार्केट भी इस्तेमाल कराते थे। एक और उन्होंने काम किया, उन्होंने एक बैन लगा दिया कि अगर कोई इंडिया का बना हुआ कपड़ा पहन यूज करेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज ने इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म करके रख दी थी। शहरों को बदलते हुए भाग गया। कई शताब्दियों से के लंबे समय में अहमदाबाद जैसे कुछ बड़े व्यवसायिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, लेकिन तंजौर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। अहमदाबाद के ऊपर एक सवाल आपसे पूछा गया था 2017-18 15 में पूछा गया था, जिससे पूछा गया था कि ईस्ट मैनचेस्टर, ईस्ट पूर्व का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? तो दो तीन लोगों को बोला जाता है, तो कानपुर भी आता है, अहमदाबाद भी आता है। ठीक है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में है और वहां पर टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है वो। ठीक है, तो ये रखिएगा। सबसे ज्यादा हम जो कपास है वो गुजरात में उगता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका टेक्सटाइल मिल है वो मुंबई में है। ठीक है, पुराने जमाने जितने भी सब रईस लोग थे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते थे। जैसे बॉम्बे डाइंग वगैरह में वादिया ग्रुप वगैरह होते थे, तो वो सब टेक्सटाइल अब जाके उनका खत्म हो गया है, इतना स्कोप नहीं रहा। आज के जमाने में करंटली बांग्लादेश बहुत अच्छा काम कर रहा है टेक्सटाइल के ऊपर। जितने भी टी शर्ट्स आप पहन रहे हो कहीं ना कहीं बांग्लादेशों से मतलब काम हो रहा है। अच्छा, कुछ शहर ऐसे रहे जो समय के साथ अपने आप बदलते चले गए, लेकिन कुछ ऐसे रहे जो समय के साथ खत्म हो गए। इसमें तंजावुर वगैरह आता है। इसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि वो एज अ बंदरगाह कोस्ट के रूप में काम नहीं कर पा रहे हो ढंग से, वहाँ पे कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी हो, पानी की अवेलेबिलिटी खत्म हो चुकी हो, किसी ने अटैक कर दिया हो वहाँ पर, तो इस तरह की चीजें भी आती हैं। ठीक है, इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र बन गया। मुर्शिदाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अंग्रेज जब आए थे तो मुर्शिदाबाद में जाकर रुके थे। क्यों? क्योंकि रेशमी वस्त्रों का ये भी एक प्रमुख केंद्र था। ये वह 1707 में बंगाल की राजधानी बना, लेकिन इस शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहां से बनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं पाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी, पावर लूम स्टीम इंजन इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था कपास, वहाँ पर टैक्सेस भी नहीं लगते थे। लेकिन कोई इंडिया कपड़ा वहां जाएगा तो वह टैक्स देना पड़ता था उसको। ये सब चीजें झेल नहीं पाया हमारा इंडस्ट्री और खत्म हो गया। इंग्लैंड जो जितना भी रईस हुआ है ना, जितना भी ये अपने आप को बहुत दिखाते हैं, ये सब कहीं ना कहीं इंडिया का बहुत 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 बड़ा रोल रहा है। पूरा पैसा इन्होंने हमारा लेकर खुद बनाया है। एक किताब आती है, अगर कभी समय मिले आपके पास, द एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, अंधकार का युग, शशि थरूर ने किताब लिखी है। वो कभी हो सके तो पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि इस समय में किस तरह से अंग्रेजों ने पॉलिसीज की और किस तरह इंडिया को बर्बाद किया। अगर किताब नहीं पढ़ सकते तो एक काम कीजिएगा, ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में शशि थरूर का एक आधा घंटे का भाषण है। ठीक है, वो बहुत फेमस भाषण है, वो सुनिएगा। अंग्रेजी में थोड़ा सा है लेकिन सुनिएगा। आपको जो लोग कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ें सुननी चाहिए। और टॉपिक था किस तरह से अंग्रेजों ने इंडिया पे किया और अब क्या होना चाहिए। तो शशि थरूर ने पूरा बताया कि भाई किस तरह से अंग्रेज अपने आप को सोचते तो हैं कि इन्होंने हम पे उपकार किया है, हमें डेमोक्रेसी दी है, हमें एजुकेशन सिस्टम दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने हमें बर्बाद भी किया। जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे तो इंडिया की वर्ल्ड जीडीपी में 23-24% कॉन्ट्रीब्यूशन था, लेकिन जब अंग्रेज गए हैं तो मात्र 2-2.5% रह गया।
बहुत अच्छा है, आप देखिएगा, बहुत बहुत अच्छी चीज है वो। चलिए, हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के नजदीक से एक शहर। अभी तीनों जो हैं ये साउथ के हैं, एक सूरत गुजरात में है, हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है। हम्पी की वास्तुकला सौंदर्य, हम्पी का सवाल कई बार आएंगे, हम्पी नाम की चीज आपको कई बार आपको देखने को मिलेगी। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के घाटी में स्थित है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां कर्नाटक से होकर गुजरती हैं। आज आप जाके अपना मैप पे देखिएगा कि कर्नाटक से कहाँ निकलती, कृष्णा निकलती है और तुंगभद्रा नदी से निकलती है। थोड़ा सा, और ये दोनों नदियां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि कहाँ पर नदी है, मैप पे देख लीजिएगा, आपको मैंने होमवर्क किया है। इस नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य के केंद्र था। विजयनगर साम्राज्य जो आप आता अभी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ते हैं और उससे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। तो उस टाइम पर विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। बहुत डेवलप किया हम्पी ने अपने, तो वहाँ पर बहुत आर्किटेक्चर के बारे में बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन बाद में अटैक हुआ और वो फिर खत्म, बर्बाद हो गया। हम्पी के शानदार खंडों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों का निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं था और शिलाखंड को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। अब ये देखिए कि हमने तो ये पढ़ा कि भाई सीमेंट का इस्तेमाल था, और आई थिंक जब अभी इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है मुगल के टाइम पर, शाहजहां के टाइम पर, तो सीमेंट का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखो कि हम्पी वाले में अभी तक यहाँ पर चूने का या किसी भी एडिसिव का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किसी को भी जोड़ने की इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी है उस समय की। देखिए, हम लोग खुद बर्बाद हो गए, नहीं तो हमारा जो इतिहास रहा है अगर ढंग से पढ़ा जाए तो आपको फक्र होगा कि कितना ज़्यादा किया, लेकिन शायद समय के साथ हम लोग नहीं कोप कर पाए और दुर्भाग्य रहा कि ये अंग्रेज जैसे लोग हिंदुस्तान आ गए। चलिए, हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट रूप प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। गुंबद गोल पर जो होता है, यहाँ वहाँ स्तंभों वाले विशाल कक्ष थे जिसमें मूर्ति को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और तोड़ों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्य की और सांस्कृतिक गतिविधियों का गुंजायमन करता रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागर, चेटियों, पुर्तगालियों जैसे यूरोपियन व्यापारियों के एजेंट का जमघट लगा हुआ था। एक सवाल आपसे आएगा, अभी मैं आपको नोट्स भी दूंगा बाद में। उसमें क्या था, हम्पी सॉरी विजयनगर साम्राज्य में 4-5 जो बड़े बड़े राजा हुए हैं, उन टाइम पर अलग अलग ट्रैवलर्स वहां पर आए, यात्री आए। ठीक है, ट्रैवलर आया और अब्दुल रज्जाक आया। ठीक है, ये लोग आए। मैं से फॉलोइंग वाला सवाल बनता है आप लोगों को वहां पर कि भाई किस टाइम पर कौन सा ट्रैवलर आया वहां पर। ठीक है, तो अभी लाइन पढ़ी है ना, जैसे कि पुर्तगाली और ये सब, तो अब जो ट्रैवलर था वो पुर्तगाली था और बाद में अब्दुल रज्जाक था वो अरब का था। तो ये सवाल आपको बनेगा, आपको जो उसका मटेरियल मैं आपको बाद में दूंगा, अभी यहाँ पे नहीं। राइट हैंड साइड में देखिए, हम्पी के विठल मंदिर का पत्थर से बना पड़ा। तो कभी ऐसे पूछा जाए कि वो हम्पी कौन सा, तो हम्पी का ये विठल मंदिर है। कितना बढ़िया मंदिर है। ठीक है। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों का में देवी प्रतिमा, राजा और प्रजनों के समक्ष नृत्य करती थी। अब एक शब्द याद रखिएगा, विरूपाक्ष। एक सवाल यूपीएससी में आया हुआ था कि विरूपाक्ष जो मंदिर है वो कौन है। तो शिव के अवतार हैं विरूपाक्ष। ठीक है, साउथ में इनको विरूपाक्ष बोला जाता है, शिव हैं, शंकर हैं, महादेव हैं, इसका विरूपाक्ष बोला जाता है। और ये विजयनगर में हम्पी में इनका सब कुछ है। ठीक है, तो ये शब्द याद रखिएगा, विरूपाक्ष। मेरे घर का नाम भी विरूपाक्ष है, घर का नाम। ठीक है, तो ये यूपीएससी में आया हुआ सवाल था, विरूपाक्ष भूल मत जाइएगा, शिव के अवतार हैं ये। और कर्नाटक में हम्पी के अंदर इनका मंदिर है। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने इस महानवमी मंच को खोज निकाला जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों की निगरानी उपहार लेता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत और मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखता था। 1565 में दक्कनी सुल्तान गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर के पराजय के बाद हम्पी का विनाश हुआ। हुआ क्या था, ये आपस में जितने भी आप देखेंगे कि कर्नाटक के आसपास के इलाके हैं, डेक्कन, साउथ डेक्कन और कर्नाटक और ये सब के इलाके हैं। और गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, ये अलग अलग साम्राज्य थे, छोटे छोटे साम्राज्य थे।
ठीक है, इनका युद्ध होता, आपस में भी युद्ध करते थे, ऐसा नहीं था। बीजापुर अहमदनगर से लड़ रहा है, गोलकंडा जो है बरार से लड़ रहा है, और ये सब विजयनगर से लड़ते थे। विजयनगर इन सबको हरा देता था, विजयनगर ज्यादा स्ट्रांग था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये सब जितने थे मुस्लिम शासकों थे, कुछ शिया राजा थे, कुछ नवाब थे, कुछ सुन्नी नवाब थे। लेकिन जब उन्होंने विजयनगर को हराने के लिए बात आई, तो इन्होंने जिहाद का नाम दिया, और जिहाद के बैनर तले इन्होंने सब एक साथ मिले, अपने सारे डिफरेंस खत्म किए, और तब जाके इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को हराया था। तो ये कई बार ऐसा हुआ है कि जब किसी दूसरे धर्म के लोगों को हराने की बात है, तो जिहाद को इस्तेमाल किया है। बाबर ने इस्तेमाल किया, और ये यहाँ पर गोलकंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के लोगों ने, ऐसा नहीं कि आपस में बड़ी घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन कॉमन एनिमी को हराने के लिए उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया था। चलिए सूरत की बात करते हैं, पश्चिम का प्रवेश द्वार सूरत। सूरत में एक बहुत भयंकर, एक खतरनाक आई थिंक हुआ था, अर्थक्वेक आया था, 2001 में आया था। सूरत मुगल काल में कैम्ब्रे यानी आज के खंबत, अब ये आप देखिएगा ये कहाँ, खंबत की खाड़ी कहाँ पर है, पता है कहाँ पर है खंबत खाड़ी? ये आज आप मैप में देखिए खंबत कहाँ पर है, ठीक है, देख लीजिएगा, मैप को खोल के देखना। हिस्ट्री भी मैप के माध्यम से पढ़िए, ज्योग्राफी मैप के माध्यम से पढ़िए, यकीन मानिए चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, मुगल काल में कैम्ब्रे और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बना। सूरत अमरोज अरमोज की खाड़ी से, अरमोज खाड़ी पड़ी है कहाँ पर है, खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया से साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था, यानी कि जितना भी अरब से आता था यहाँ पर, उनसे व्यापार करता था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा था, क्योंकि यहाँ से जब मक्का जाना होता था, यहीं से लोग जाया करते थे। जैसे मैंने बताया था कि मुगल जितने भी थे वो कभी भी वो मक्का नहीं गए, लेकिन किसी को रिटायरमेंट देना होता था तो वो बोलते जाओ भाई मक्का चले जाओ। और याद होगा तो एक पिक्चर आई थी योद्धा अकबर, जिसमें ऋतिक रोशन थे, और ऋतिक रोशन अकबर बने थे, तो अपने जो संरक्षक थे बैरम खान, उनको बोला जाइए भैया बैरम खान जी, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, आप जाके हज घुमाओ। कि कोई भी मुगल सम्राट जो है वो गया ही नहीं मक्का। ठीक है, चलिए अलग बात है, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था, यहाँ सभी जातियों धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओवेंटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है, किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े रहते थे। देखिए कितना ज्यादा, कितना बड़ा कॉमर्शियल वो था, बताइए कितना बड़ा। यार आज के जमाने में अगर 100 बंदरगाह, किसी बंदरगाह में 100 जहाज आ रहे हैं अलग अलग देशों के, तो उसको बहुत बड़ा एक माना जाता है, और ये उस समय की बात है। ये तो छोड़िए, अगर और पुरानी बात करते हैं, 2000 साल पुरानी बात करते हैं, तो गुजरात में कौन सी चीज थी वहां पर बंदरगाह था, जिसका क्या बोलते हैं हम लोग, क्या नाम बताइए? लोथल। लोथल आज कभी उसमें एक्सेस पड़े, उस समय बंदरगाह था, बताइए उस समय भी वो अरब कंट्री से, इराक से, ईरान से, बहरीन से जाके वो व्यापार करता था। अब ये इंडिया का व्यापार देखिए कितना ज्यादा रहा हुआ है। ठीक है, सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो, अच्छा एक चीज और भी है, आपसे एक सवाल पूछेगा वो आपसे, जब अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई यहाँ पर, फैक्ट्री लगाई। ठीक है, फैक्ट्री का जमाना मतलब होता है एक ऐसा इलाका, किलेबंद टाइप का इलाका होता था, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते थे वो लोग, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, साथ में उनकी फैमिलीज भी रहती थी, उनकी चौकियां भी होती थी उसके अंदर, तो उसको पूरा वो उनको फैक्ट्री कहा गया था। यूपीएससी में बल्कि सवाल पूछा गया था कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कौन सी फैक्ट्री लगाई, कहाँ पे लगाई, जैसे मछलीपट्टनम हो गया, सूरत हो गया, और कहाँ नहीं लगाई, बल्कि सवाल ये पूछा गया था। पहले कोचनी में लगा था, फिर हाँ, इस तरह का सवाल पूछा जाएगा आपसे, पूछा गया था कि 4-5 उन्होंने बोला था कि भाई इनमें से कहाँ किस जगह पे नहीं लगाई थी। ये सवाल असल में यूपीएससी का सवाल था, तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि फैक्ट्रीज लगाई अपनी उन्होंने कहाँ कहाँ लगाई हैं। सूरत में ऐसे अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी वर्क के लिए प्रसिद्ध थे। इसके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बनाए थे। ठीक है, यहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में कठाईवाड़ी सेठों और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत से जरी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में, कहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम के
एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त है, यानी कि जो इंडिया में जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग होता था वो बड़े बड़े बाजारों, बाहर के बाजारों में ना सिर्फ ज्यादा था बल्कि उसकी वैल्यू भी बहुत थी उसके यहाँ पर। ठीक है, ये साहूकारी कंपनी का नाम सुना ना, साहूकारी, साहूकारी कंपनी एज एन बैंक भी थे, बैंक की तरह भी काम करते थे। इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है वो स्टार्ट हो, बैंक में जो कैसे काम हुआ, एक सब आपको मैं पढ़ाऊंगा इसमें, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो था वो क्यों जरूरी हो गया था, उसके पीछे साहूकारी कंपनियों का बड़ा रोल था। क्योंकि ये क्या करती थी, इनका काम था कि किसी को लोन देना। ठीक है, बड़े बड़े बैंक होते थे और प्राइवेट बैंक होते थे, ऐसा नहीं, मतलब खुद के अपने साहूकार होता है उसके खुद की अपनी अपनी पैसे होते थे, और या 2 4 10 लोग मिलकर देते थे कि भाई किसी को जहाज से अपना माल दूसरे देश में लेके जाना है और उसको कुछ पैसे की जरूरत है तो उसको लोन देते थे और जाके वो अपना सामान बेचता था और उसके बाद जो प्रॉफिट होता था उससे पैसे दे देता था उनको। ये बहुत इनका रोल बड़ा था। और इंडिया में 1947 तक बहुत सारे इस छोटे बड़े बैंक थे, ठीक है, इनको बैंक ही बोलते हैं, छोटे बड़े थे, आज की तरह नहीं थे लेकिन साहूकार महाजन टाके बैंक थे। अब प्रॉब्लम क्या थी, ये अपने ही लोगों को पैसे देते थे, अब जिससे इनके संबंध अच्छे होते थे या कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में ही पैसे देते थे। तो जब इंदिरा गांधी आई और उसने महसूस किया कि अगर मुझे वेलफेयर स्कीम्स को दूर दूर तक पहुंचाना है, अगर मुझे इस देश से गरीब हटानी है, तो मुझे बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा रिफॉर्म करना पड़ेगा और बैंकों को नेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जिससे अगर मैं कोई योजना चलाती हूँ या मैं लोन देने की बात करती हूँ तो सरकारी बैंक होने के कारण से बैंकों की कर्तव्य बन जाएगा कि वो एक गरीब आदमी को भी लोन दें, ना सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लोगों को दे बल्कि सभी को लोन दे। इसीलिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग हुआ। 2 बार नेशनलाइज बैंक 2 बार नेशनलाइज हो चुके हैं। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों और उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और मुंबई से बढ़ते से बढ़ता, यानी कि हुआ क्या कि पुर्तगालियों ने क्या किया, पूरा ये गोवा और इधर का पूरा कब्जा कर लिया और मुगल के बाद के जो लोग आए उनको कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई, लैंड लॉक होकर रह गए वो। इस कारण से बहुत समस्या। पुर्तगाली क्या करते थे, बोलते थे कि अगर तुम्हें, मुगलों से बोला कि अगर तुम्हें ये व्यापार, ये तुम्हें रास्ता अपनाना है या इस बंदरगाह को लेना है तो तुम्हें पैसा टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सब बड़े मसले हो गए, फिर आपस में लड़ाई भी हुई। फिर इसी बीच में पैरेलली मुंबई डेवलप कर गया। ठीक है, और धीरे धीरे सूरत खत्म हो गया। खत्म तो नहीं हुआ, मतलब बहुत डिक्लाइन कर गया। 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय मुंबई में स्थापित कर लिया। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है, वो बाद में इंप्रूव हो गया, फिर से हो गया। जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टम दोनों वर्ड आते हैं वर्ड, ठीक है, मछलीपट्टम या मसूलीपट्टम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मछलीपट्टम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि अब तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन था, पोर्ट था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। अब मुझे ये बताइए कि हॉलैंड को आज क्या बोला जाता है? हॉलैंड को आज क्या बोला डच। जाता है? हाँ, सर डच। डच भी है। और बताइए आज ऑफिशियल नेम क्या है आज का हॉलैंड का? द नीदरलैंड्स। द नीदरलैंड्स नाम सुना है कभी? नहीं सुना? नीदरलैंड नाम सुना आपने? हॉलैंड का आज का ऑफिशियल नेम है। ठीक है, अब वो उसका हॉलैंड नहीं बोलते, नीदरलैंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो मछलीपट्टम, अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात ध्यान रखिएगा कि 20 मिनट कम से कम। मछलीपट्टम का किला जो है वो हॉलैंड वासियों ने बनाया था, नीदरलैंड के लोगों ने मछलीपट्टम किला बनाया बन गई था। है। अरे अरे भैया सुन लो, शांत हो जाओ। तुम खा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक गुमास्ते विलियम मैथवर्ल्ड ने गुमास्ते 1620 में एक इन शब्दों में मछलीपट्टम का वर्णन किया। यह गोलकंडा का मुख्य पतन है जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा सा नगर है पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चौकीदारी चार दीवारी के, और खराब तरीके से बना हुआ है, ना ही यह अच्छी तरह स्थित है। इन सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ अंग्रेजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हुई, इससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे साथ हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते थे, इसके लिए निवासियों का निवास का की व्यवस्था करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको। ये आपसे सवाल पूछेगा वो कि भाई हॉलैंड, क्योंकि देखिए हमारे देश में जब आए हैं हम लोग इंग्लैंड के बारे में जानते हैं,
पुर्तगालियों के बारे में जानते हैं, फ्रांसीसियों के बारे में जानते हैं, बस हॉलैंड के का एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है हमारे इसके अंदर, ठीक है ना। तो हॉलैंड के बारे में, क्योंकि हॉलैंड ने क्या किया था, जब देखा था कंपटीशन यहाँ पर बहुत देखा, तो अपना सब कुछ वो इंग्लैंड को बेच कर चले गए साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि इंडोनेशिया, वियतनाम चले गए थे, और अपना सारा जो जितना वर्किंग वाला था वो सब बेच दिया था उन्होंने, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा बहुत इन्होंने यहाँ पे काम किया है, कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि मसूलीपट्टनम में उनका ज्यादा रहा है, रोल रहा है मसूलीपट्टनम में, ठीक है, हॉलैंड वासियों का। जितना ये छोटी सी चीज है जो आपको समझना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि अभी फ्रांसीसी भी आएंगे, अभी पुर्तगाली भी का भी रोल भी आएगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा। हॉलैंड का ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, हॉलैंड थोड़ा सा काम किया, बट जब देखा कि कॉम्पिटिशन ज्यादा हो रहा है तो इंडिया को छोड़कर वो चला गया साउथ ईस्ट एशिया चला गया, जहाँ मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वहां पर व्यापार करने लगा, वो वहां पे मसाले ले जाने लगा, ठीक है। गोलकंडा में कुतुबशाही शासकों ने, गोलकंडा के कुतुबशाही, एक आपसे सवाल पूछेगा, आपसे एक चीज बताऊं मैं आपको, जैसे गोलकंडा हो गया, बीदर हो गया, अहमदनगर हो गया, इसमें कौन कौन से शासकों ने काम किया हुआ है, कौन कौन शासक थे वहां पर, तो मैं तो फल सवाल आएगा, बाद में आपको दूंगा मैं, ठीक है। जैसे गोलकंडा में कुतुबशाही शासक थे, ठीक है, इस तरह से बीदर में कौन से थे, ठीक है, इस तरह से आपका अहमदनगर में कौन से थे, तो ये मैच फॉलोइंग वाला सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल संभावना बनी रहती है इस सवाल की। तो अभी फिलहाल समझते हैं, गोलकंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़े, मसालों, अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, ठीक है, जिससे वहां के व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए, यानी कि प्रोटेक्शन किया कि भाई ऐसा ना कंपनी सफर उठा ले। विभिन्न व्यापारी समूह गोलकंडा के कुलीन वर्ग, फारसी सौदागर, तेलुगु कमेटी, चटियार और यूरोपियन व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और शक्तिशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकंडा को मुगल समाज में मिला लिया। जब अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ गई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल उतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीती प्रदेश के उत्पादक केंद्रों के साथ संबंध न रखें, बल्कि इस बात पर भी आवश्यकता महसूस की गई कंपनी के नए केंद्र एक के साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, वाणिज्य की भूमिका भी रहेगी, यानी कि एक ही जगह पर जो केंद्र होंगे वो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमर्शियल सारी अपनी भूमिका करें। जब कंपनी की व्यापारी मुंबई, कलकत्ता, मद्रास चले गए तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों खो बैठा और 18वीं सेंचुरी के दौरान उसका अपना पतन हो गया और वह एक छोटे से जीव शहर के रूप में ज्यादा नहीं था। यानी कि जब इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई तो क्योंकि बाकी शहर डेवलप कर गए थे, बाकी शहर डेवलप कर गए, इस कारण से हो गया। नए नगर और व्यापारी 16 और 17 सेंचुरी में यूरोप के देश व्यापारी उद्योगों से मसालों और कपड़े की तलाश में लगे रहते थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों, फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। सबकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इंग्लैंड की नहीं थी, इंग्लैंड की, फ्रांस की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और डच की, मैंने बल्कि एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि डच की ईस्ट इंडिया कंपनी पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसमें जो शेयर होल्डर्स इसके अंदर थे, ठीक है। और अगर आज से कंपेयर करें तो आज की एप्पल कंपनी से भी बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी थी, मतलब उस समय की जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। प्रॉब्लम अभी इसमें पढ़ेंगे कि इंग्लैंड वाले क्यों इतना सक्सेसफुल हो गए और हॉलैंड के और फ्रांस के लोग इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए हिंदुस्तान के अंदर। तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये अथॉरिटी थी कि वो अपने फैसले इंडिया में रहते हुए ले ले, ठीक है, कभी युद्ध हो रहा है या कुछ हो रहा है तो अपने फैसले ले सकती है। लेकिन वहीं हॉलैंड और फ्रांसीसियों जो कंपनियां थी उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी अपने देश के राजा से, तब जाके वो करते, इसलिए उनका जो जो मोबिलिटी थी, जो वो अपना फैसला लेने की जो थी वो उतनी ज्यादा तेज नहीं थी, यही कारण था अंग्रेजों ने इनको हरा दिया, ठीक है। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों, फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों को विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, इनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का इस्तेमाल किया, यानी कि नौसेना का इस्तेमाल किया, अपनी नेवी का इस्तेमाल किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। तो उन्होंने जो व्यापार किया वो ट्रेड तो किया ही किया, साथ में उन्होंने युद्ध भी किए, अपनी पॉलिटिकल पावर भी दिखाई, सब कुछ दिखाया, ठीक है, इस कारण से वो सर्वाइव कर गए। वस्त्रों, जैसे कि वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिक लोगों ने कटाई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बड़ा विस्तार हुआ।
भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्होंने कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। एक चीज और इसमें ऐड करता हूँ मैं, देखिए जैसे जैसे जो बड़े जमींदार राजा हमारे देश से खत्म होते चले गए, वैसे वैसे जो शिल्पकार जो अपना कुछ रेशमी कपड़े, महंगे कपड़े बनाते थे, जो थोड़े से प्रीमियम में बिकते थे, उनका मार्केट भी खत्म हो गया। क्योंकि कोई बहुत बड़ी कालीन है, बहुत सुंदर कालीन है, तो किसान तो खरीदेगा नहीं, वो जमींदारी खरीदेगा। अब जब जमींदार साहब के पास पैसा नहीं बचा, तो जो कालीन खरीदने वाला नहीं बचा, और इस कारण से धीरे धीरे करके जो जितने भी शिल्पकार थे, उनका सब काम खत्म हो गया, उनकी मार्केट खत्म हो गई। और वो बेचारे वो जो थोड़े बहुत यूरोपियन एजेंट थे, वो थोड़ा बहुत जो पैसा देता था, उनके हिसाब से काम करते थे। अब उनकी मार्केट ही नहीं रहेगी थी। अब ऐसा नहीं था कि अगर एक ने नहीं खरीदा तो चले गए, दूसरे के पास चले गए, वहां बेच दिया। क्योंकि जो नवाब थे, जो राजा थे, इन सब की परचेसिंग पावर भी बहुत कम हो गई। 18वीं सेंचुरी में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास के नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख नगर हैं। शिल्प और वाणिज्य के बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय व्यापार कंपनी द्वारा इन नए नगरों की स्थापना ब्लैक टाउन्स में स्थापित हो गई। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपना निवास बनाया। 18वीं सेंचुरी में शिल्पकारों और वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष करेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपसे ये दो पूछते हैं कि अंग्रेजों ने कौन सा अपना बनाया, क्या नाम है, फोर्ट बनाया। एक है सेंट जॉर्ज मद्रास में, और कलकत्ता में है सेंट विलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बड़े बड़े कोठियां होती थी, इसके अंदर सब लोग रहते थे, और बेचारे जो पुराने शहर थे उनको ब्लैक टाउन्स कह दिया गया। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ जो इंडियन व्यापारी हैं उससे वही वो रहते थे, और उनको ब्लैक टाउन्स कहा गया, ठीक है। और खुद के लिए सेंट जॉर्ज और सेंट विलियम में आ गया। ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस को हम चलो कल देख लेंगे, टाइम बचा नहीं है, ऐसे तो खत्म हो गया। अभी वास्को डी गामा और कोलंबस चला था जरा सबसे पहले, तो लंबी कहानी सुनाऊंगा, मैं सुना दूंगा कहानी कोलंबस के बारे में, कहाँ गया और कहाँ गलती से मुड़ गया और चला गया, अमेरिका चला गया। वो तो गलती से उधर चला गया था ना, वेस्ट इंडीज चला गया था। हेती जो है वो अमेरिका के पास है, एक कंट्री है, बहुत गरीब कंट्री हेती, वहां सबसे पहले लैंड हुआ वो, ठीक है। वास्को डी गामा जिसे क्या था, बड़ा जल्लाद किस्म का इंसान था, बहुत जल्लाद किस्म का, ठीक है। उसको मैं इसकी कहानी टाइम खत्म हो गया तो कल सुना दूंगा, ठीक है। इसका कहानी सुना दीजिए गुरुजी। मैडम